गुड इवनिंग एवरीवन। आज आपका टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। इससे पहले हमने सेल के दो ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ लिया था, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आज हमारा थर्ड ऑर्गेनेल्स है, यानी थर्ड कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा कि ये डबल मेम्ब्रेन्ड एक ऑर्गेनेल्स है, डबल मेम्ब्रेन। ये देखिए, एक मेम्ब्रेन इसके अंदर है और एक के बाहर है। ये जो डबल मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, ये इसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी है एक इनर मेम्ब्रेन और एक ये आउटर मेम्ब्रेन। ठीक, इनर वाली ये वाली है और आउटर वाली ये बाहर वाली है। तो ये डबल मेम्ब्रेन एक कोशिकांग है जो क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। कैसे, वो हम आगे बताएंगे वीडियो में। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये लगभग सभी प्रकार की सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, किसी किसी ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर बाकी ये लगभग सभी प्रकार की सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, ये लगभग सभी प्रकार की सेल्स में पाया जाता है। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट है कि इसके भीतर आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। ठीक है, इसके भीतर क्या होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये डीएनए किस तरह से वर्क करते हैं, इसको जानने से पहले हम पहले से इसके स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। थोड़ा इसके स्ट्रक्चर के बारे में और जानते हैं। जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है कि इसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं, डबल मेम्ब्रेन से ये घिरावा रहता है। फर्स्ट है इनर मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ होती है, और सेकेंड है इसका आउटर मेम्ब्रेन। अब आपके इसके अंदर ये आपको जो स्काई ब्लू कलर के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं क्रिस्टी। इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी। इस स्ट्रक्चर का नाम है क्रिस्टी। ठीक है, और इन स्ट्रक्चर के अंदर ये जो लिक्विड जैसा, पानी जैसा, द्रव जैसा आपको कुछ दिख रहा है, इसको कहते हैं मैट्रिक्स। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का द्रव है, लिक्विड है, इसको कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके अंदर क्या रहते हैं, डीएनए। डीएनए क्या होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। किसी भी सेल का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। अब बोलोगे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल वो होता है जो जेनेटिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। ठीक है, आपने कभी सुना होगा कि किसी के फादर को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका डीएनए टेस्ट किया जाता है। किसी के मतलब जैसे कभी कोई बच्चा खो जाता है तो उसके पेरेंट्स और उसको मिलाने के लिए क्या किया जाता है, उसका डीएनए टेस्ट किया जाता है। तो डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों को पहुंचाता है। आनुवंशिक गुण क्या होते हैं, आनुवंशिक गुण फिजिकल भी हो सकते हैं, मतलब आउटर भी हो सकते हैं और इनर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप 10th में पढ़ोगे आनुवंशिक गुणों को डिटेल से। फिलहाल यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या कैरी करता है, क्या होता है इसके अंदर, डीएनए। इसके अंदर क्या होता है, डीएनए। ठीक है, डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। तो डीएनए इज़ डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ओके, अब नेक्स्ट है आपका कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। ठीक है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ये भी आपकी डिटेल्स है 10th क्लास में। पर रेस्पिरेशन क्या होता है, देखो सबसे पहले हमारा डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन जब हम फूड लेते हैं, खाना लेते हैं, तो वो हमारे विभिन्न अंगों द्वारा उसका पाचन होता है। पाचन मतलब बहुत छोटे से कण में उसका वो टूट जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स में वो ब्लड के द्वारा हमारी पूरी बॉडी में पहुंचता है। क्लियर? ओके, अब पूरी बॉडी में तो वो पहुंच गया, लेकिन उससे एनर्जी कैसे बनती है, यानी फूड से हमें एनर्जी मिलती है। तो फूड से एनर्जी कैसे बनती है, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, यानी श्वसन से। तो फूड से एनर्जी कैसे बनती है, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को हिंदी में कहते हैं श्वसन। तो लगभग सभी जीवित कोशिकाओं में, सभी सेल्स में क्या प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन, ये आप 10th में पढ़ोगे, ये टॉपिक बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर से। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है सभी जीवित कोशिकाओं में। कहाँ होता है, कोशिका के दो पार्ट्स में होता है, कोशिका के दो पार्ट्स में होता है। पहला होता है साइटोप्लाज्म में, और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है,
तो जो प्राइमरी रेस्पिरेशन होता है उसमें भी हमारी एनर्जी बनती है, उसमें भी एनर्जी बनती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एनर्जी बनती है वो होती है उस वाले रेस्पिरेशन में, उस वाले श्वसन में जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो श्वसन कहाँ कहाँ होता है? एक तो साइटोप्लाज्म में होता है जिसको कोशिका द्रव कहते हैं, और दूसरा कहाँ होता है? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, जो श्वसन की क्रिया होती है, उसमें बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल, ओके। दूसरा इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ऊर्जा ग्रह। और नेक्स्ट क्या कहते हैं? श्वसनांग। तो कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि किस सेल ऑर्गन को, किस कोशिकांग को कोशिका का श्वसनांग कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, या ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब इसको ऊर्जा ग्रह क्यों कहा जाता है? आपको पता है, यहाँ पर अभी बताया मैंने, इसको ऊर्जा ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऊर्जा का निर्माण करता है, ऊर्जा को स्टोर भी करता है और ऊर्जा को पूरी सेल्स तक पहुँचाता भी है। ठीक है, तो ये ऊर्जा किस फॉर्म में रखता है? एक फॉर्म होती है एनर्जी की जो ऊर्जा को इस फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करके रखता है, उसका नाम है एटीपी। एटीपी ऊर्जा का नाम है, एक तरह की ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा जो हमारी फूड से बनती है, वो इस फॉर्म में हमारे शरीर में रहती है। किस फॉर्म में? एटीपीस के फॉर्म में। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फुल फॉर्म क्या है इसकी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, अब इस माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपीस की फॉर्म में रहती है, स्टोर रहती है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है इस माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड आपका कि इसकी खोज किसने करी। ठीक है, इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? तो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको सबसे पहले जो खोजा था, वो खोजा था 1857 में अल्बर्ट वॉन ने। ठीक है, लेकिन उस टाइम इन्होंने सिर्फ इसको खोजा और इसको नाम नहीं दिया, मतलब ये सिर्फ जस्ट एक डिस्कवरी की तरह रह गया, मतलब बिना नाम के। फिर इसके 47 साल बाद, यानी 47 ईयर्स बाद, जो जर्मनी के एक साइंटिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था कार्ल बेंडा। ठीक है, उन्होंने 1898 में इसको क्या दिया? एक नाम दिया, जो इन्होंने क्या कहा? माइटोकॉन्ड्रिया इसका नाम दिया। ठीक है, और इसको एक कोशिकांग के रूप में मान्यता भी मिली। क्लियर हो गया आपको? अच्छा, अब आपने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया का आपने कुछ फीचर्स भी पढ़ लिए, कुछ विशेषताएं भी पढ़ ली, कैसे ऊर्जा का निर्माण करता है ये वो भी पढ़ लिया आपने। अब नेक्स्ट है कि इसके काम क्या हैं, फिर क्या काम करता है। तो ये क्या काम करता है? फर्स्ट क्या करता है ये? एटीपी का निर्माण। एटीपी क्या होती है? ऊर्जा होती है। ठीक है, एटीपी का निर्माण करता है ये बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, यानी श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा ये एटीपी यानी ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा का भंडारण भी करता है, इसी का क्या करता है? स्टोर करके रखता है। और तीसरा है, इसी का परिवहन करता है। परिवहन यानी इसी को सेल की पूरी बॉडी तक, हर ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। सेल में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, सभी को ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इसका निर्माण भी करता है, इसको स्टोर करके भी रखता है, और इसको सेल के सभी भागों तक पहुंचाता भी है, ताकि सेल का जो प्रॉपर फंक्शन है वो सही से चल सके। ठीक है, तो ये था इसका काम। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये वीडियो।